अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरे बेटो, आज हमने अपने सेकेंड ईयर के 8 नंबर चैप्टर जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो कर रहे हैं, अभी चल रहा है, तो उसी के जो फर्दर आगे सवाल हैं काफ़ी सारे रहते हैं, अभी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा आज के दिन का जो पहला सवाल है कि हमसे कहा यह जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी या डायरेक्टिव एंड इसके साथ हमने डिफरेंस बताना है किसका, हेडर फाइल का। मेरा बेटा यहां पर हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का बताना है। प्री प्रोसेसिव या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है कि मेरा बेटा यहां पर इसको हम कहते हैं कि ये वाला सेक्शन आ जाता है हैश इंक्लूड वाला, जिसके थ्रू हम अपनी हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं। और इसके बीच में जो हेडर फाइल लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ conio.h, तो ये जो हेडर फाइल लिखी जा रही है ये हेडर फाइल है, इसको प्रोग्राम के साथ ऐड करवाना है, अटैच करवाना है। दैट्स व्हाई वी नीड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अ हैश इंक्लूड एंड हेडर फाइल इज अ conio.h। conio.h क्या है जी, वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। हेडर फाइल को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल है जो कि हमारे बने बनाए फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। जितने भी प्रोग्राम बने बनाए हैं वो सारे के सारे बिल्ट इन लाइब्रेरी का हिस्सा है। अच्छा, यहां पर उसके बाद अगला सवाल है कि नेम 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 2 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जब भी हम 2 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखना की सोचें तो पहले नंबर पर हमारे सामने जो नाम आ जाता है दैट वन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज अ लो लेवल लैंग्वेज। आपने सिर्फ ये 2 नाम बताने, उसने यही कहा है 2 जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है सिर्फ वही बताएं, उनके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 2 नाम लिखने हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि डिफाइन रन टाइम एरर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आज का वो क्या है कि जी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर का मतलब यह है कि मेरा बेटा यहां पर आप ऐसा एरर जो कि प्रोग्राम के चलने के दौरान एग्जीक्यूट हो जाए, यानी आ जाए, फेस हो जाए, तो वो रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर क्यों? क्योंकि देखिए ये आता कब है, ये एरर यानी कि एक्टिवेट कब होता है? तब ये होता है जब ये हम कोई इलीगल एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ऐसा काम करने की कोशिश करना जिसकी इजाजत नहीं है, उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर भी वही बात चल रही है कि रन टाइम एरर क्या है। उसके बाद हाउ प्रोग्राम लॉजिक इंप्लीमेंटेड, कि आप प्रोग्राम की लॉजिक कैसे इंप्लीमेंटेड करते हैं, यानी प्रोग्राम लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होती है, प्रोग्राम की लॉजिक। तो मेरा बेटा यहां पर देखें एंटायर लॉजिक जो सी प्रोग्राम की है वो आप एक सिंगल मॉड्यूल या सिंगल फंक्शन के अंदर बनाकर वो प्रोग्राम के हवाले कर देते हो, तो इसको लॉजिक ही तो कहते हैं। जैसे फर्ज करें आपने कैलकुलेटर बनाना है, पहले आप क्या करेंगे, आप प्लस का कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का। ये चारों कोड लिखने के बाद या 4 अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हैं या एक फंक्शन भी बना सकते हैं, और फिर इसके बाद इन सारों को मर्ज कर देंगे आप सिंगल एक फाइल में। तो ये लॉजिक थी प्रोग्राम की जिसको आपने इंप्लीमेंटेड करवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। तो उसके बाद क्या है, डिफाइन असेंबली लैंग्वेज। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज क्या है मेरा बेटा? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का एक नाम है, लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है असेंबली लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज इसको असेंबल यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये सिंबल्स पर डिपेंड करती है। हाई लो लेवल लैंग्वेज में 2 तरह की लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज है और एक असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज के अंदर 11011 की फॉर्म आ जाती है, असेंबली लैंग्वेज सिंबल पर डिपेंड करती है, और इसके जो सिंबल्स हैं उनको जिस नाम से पुकारा जाता है दैट वन इज अ नीमोनिक्स। इसको नीमोनिक्स कहा जाता है, नीमोनिक्स। इसमें एम साइलेंट है, आप सिर्फ नीमोनिक्स पढ़ेंगे इसको। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर से भी कुछ दूर है, कंप्यूटर भी उसको समझ नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी नीड अ ट्रांसलेटर, दैट वन इज अ असेंबलर। वी हैव अ ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड दैट ट्रांसलेटर इज अ असेंबलर। तो ये असेंबली लैंग्वेज थी। उसके बाद वो कह रहा है कि राइट डाउन प्री प्रोसेसर और math.h, यानी आप
क्या लिखें कि जी प्री प्रोसेसर और मैथ डॉट एच को, तो प्री प्रोसेसर क्या है हमारा, प्री प्रोसेसर है हैश इंक्लूड और मैथ डॉट एच इसके बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, मैथ डॉट एच। ठीक है, तो ये मैथ डॉट एच आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, ये हेडर फाइल है जिसमें मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस है काफ़ी सारे जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सिंपल जवाब है इसका, इस सवाल का। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा अगला सवाल है यहाँ पर कि डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो अगला सवाल हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन आज का कि मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों के दोनों लो लेवल लैंग्वेज का हिस्सा है, लेकिन मशीन लैंग्वेज डिपेंड करती 11011 पर और असेंबली लैंग्वेज डिपेंड करती है सैम्बल्स पर। अच्छा, इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है और इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली। सो हियर वी कैन से दैट नो नीड टू ट्रांसलेट no need to translate, एंड यहां पर हम कहेंगे क्या कि जी नीड टू ट्रांसलेट, कि यहां पर हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको अगर आप लिख दें तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन का काफ़ी सही मुकम्मल सॉरी, तो यहां पर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कमेंट, कमेंट यानी कि क्या मतलब है इसका कमेंट का। मेरा बेटा कमेंट्स आप भी करते हैं, ये फेसबुक वाला कमेंट नहीं है, लेकिन कोडिंग के अंदर कमेंट क्या है कि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। आप कोडिंग करते दौरान फर्ज करें आपने काफी बड़ा प्रोग्राम बनाया, तो आपको अब भूल ना जाए कि कौन सा हिस्सा किस चीज के लिए है, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा सेक्शन प्रोग्राम के किस पोर्शन को डन कर रहा है। जैसे मैंने भी बताया प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड तो जब मैं प्लस का सेक्शन बनाता हूं तो मैं वहां पर ऊपर लिख सकता हूं कि क्या जी कि ये प्लस का सेक्शन है अपनी जुबान में, कि ये प्लस का सेक्शन है रोमन इंग्लिश में, जैसे आप एसएमएस राइटिंग है। तो उसके बाद माइनस में माइनस का, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड का सेक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वो नाम वो कोडिंग का हिस्सा नहीं है, वो कमेंट है। कमेंट बनाने का तरीका ये है कि आप डबल स्लैश भी लगा सकते हैं, उसके अलावा आप सिंगल स्लैश लगाकर और डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर जब क्लोज करेंगे तब भी आप इस तरह से करेंगे। इसके दरमियान में आपने जितना कुछ लिख दिया दैट इज अ कमेंट। ठीक हो गया। और ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, इसमें एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो 2 स्लैशेज हैं ये सॉरी ये 2 स्लैश जोन सी हैं ये हमारी इस साइड पर है। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश है। उसके बाद है व्हाई डज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट फास्टर, कि मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूशन में क्यों आता है। मेरा बेटा ये तो दोबारा मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करने की बात हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एक ऊपर पॉइंट लिखवाया था कि नो नीड टू ट्रांसलेट और डायरेक्टली अंडरस्टैंड। मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूं तो आपको मेरा ख्याल है कि इसको समझने में आसानी है। मैं आपसे अरबिक में बात करूं कि हादा कुल्लू मदरसा अलयोम फेन तंतमाई जी हादा कुल्लू खलास खलास, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा का सारा जो मैंने आपसे बोला अरबिक लैंग्वेज के अंदर ये आपको समझ नहीं आएगा, वजह कि आपको अरबी आती नहीं है। अब अरबी को समझने के लिए आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा किस लैंग्वेज में, अपनी मादरी जुबान में, वो आपकी उर्दू लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज जो सी मशीन लैंग्वेज है, असल बात ही यही है जो मैंने आपको बतानी थी। क्या? कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज। दैट्स वाई मशीन लैंग्वेज का कोड फास्टर एग्जीक्यूशन में आ जाता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द यूज ऑफ मेन फंक्शन इन सी, के मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है। मेरा पुत्र मेन फंक्शन क्या है कि प्रोग्राम की मेन बॉडी है। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर हम एक इस तरह से पोर्शन डिक्लेयर करते हैं मेन और फिर उसके साथ ब्रैकेट, इसके अंदर जितना कोड है यही कोड एग्जीक्यूट होता है। जो काम कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, जो हमें चलाकर दिखाना है, वो कौन सा है? जोन सा कि इस बॉडी के अंदर लिखा होगा, मेन पोर्शन के अंदर। तो इस चीज को प्रोग्राम मेन बॉडी कहा जाता है। इससे बाहर जो कुछ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब वो मेन बॉडी के अंदर कॉल होगा। ठीक हो गया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द मेन फंक्शन इज अ मेन एरिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
उसके बाद बच्चे यहां पर आगे है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। मेरा ख्याल है कि लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं बता देता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या जी के सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है कि सोर्स कोड ऐसा कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है जब उसी सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट कर लेंगे किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए मशीन लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जब इसमें कोई कोड होगा तो वो सोर्स कोड नहीं, वो ऑब्जेक्ट कोड होगा। हम जो भी कोड लिखेंगे वो सोर्स कोड है, जब वो ट्रांसलेट हो जाए कंप्यूटर की जुबान के अंदर वो फिर ऑब्जेक्ट कोड है, और ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय लैंग्वेज प्रोसेसर, के लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसर बच्चे इस चीज को कहा जाता है कि जो ट्रांसलेटर है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में सवाल आ जाता है कि व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। बच्चे कहते हैं ये तुमने पढ़ा ही नहीं, जबकि सवाल ये वही है कि व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोसेसर का मतलब है ट्रांसलेटर, ठीक हो गया। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जिसने लैंग्वेज को चलाना है, ट्रांसलेटर वही है जिसने लैंग्वेज को चलाना है। तो ये दोनों एक ही सवाल है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है कि ट्रांसलेटर है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज में। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। एक हमारे पास आ जाता है कंपाइलर, फिर हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर, और फिर उसके बाद आ जाता है असेंबलर। ठीक हो गया, 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं हमारे, और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। उसके बाद क्या है वो कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन, नहीं एक सवाल छूट गया। व्हाई द लॉजिकल एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट एरर, यानी वो ये लॉजिकल एरर के बारे में पूछ रहा है कि इसको मोस्ट डिफिकल्ट एरर का तमगा क्यों दिया गया है। मेरा पुत्र सबसे डिफिकल्ट ये एरर इस वजह से, जैसे फर्स्ट करें ये सारा प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो रहा है, लॉजिकल एरर कभी भी कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता। सबसे मेन बात यही है। हमें हमारी गलती प्रोग्राम के अंदर अगर सिंटैक्स एरर है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट होते ही रुक जाएगा और आपको बताएगा कि यार ये मिस्टेक है, इस लाइन के ऊपर आपने कोड गलत लिखा हुआ है, दैट इज सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर क्या है कि जी वो अपना जवाब ही गलत देता है। आपने अलिफ मांगा वो बेदे बता रहा है, आपने प्लस का मांगा वो माइनस का जवाब दे रहा है, तो हमें पता चल गया यार जवाब गलत आ रहा है, इसका मतलब है गलत है। अब बात यह है कि जनाब लॉजिकल एरर क्या है कि वो ऐसा एरर है जो कि आपको रॉन्ग आंसर, मैं अभी गलत बता गया, रॉन्ग आंसर दे रहा है। जो रन टाइम एरर है वो क्या है, रन टाइम एरर ऐसा एक्शन परफॉर्म करना जो कि इजाजत में नहीं है, जो कि इजाजत में नहीं है। मैं उसके बाद लॉजिकल एरर का बता गया था कि रॉन्ग आंसर हमें लॉजिकल एरर में मिलता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्रोग्राम गलत है, लेकिन किस जगह गलती है ये नहीं पता। लॉजिकल एरर इसी वजह से मुश्किल है कि असल में वो लॉजिकल एरर एग्जिस्ट कहां कर रहा है। इसके लिए हमें पूरे का पूरा कोड दोबारा से खुद से रीड करना पड़ता है, कंप्यूटर हमारी कोई मदद नहीं करता। अगर आपने सिर्फ एक पेज का कोड लिखा हुआ है, लॉजिकल एरर फाइंड कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप सारा कोड दोबारा से देखेंगे मैंने कहां पर गलती की है। लेकिन अगर वही कोड आपका 500, 1000, 2000 पेजेस का हो, तब बेटा आपको अगर लॉजिकल एरर तलाश करना हो तो आपको 2000 पेजेस दोबारा से रीड करने पड़ेंगे। एवरी सिंगल लाइन ऑफ दैट प्रोग्राम, हर कोड को आपको दोबारा देखना है कि कहां पर मैंने मिस्टेक कर दी है। तो लॉजिकल एरर इसी वजह से फाइंड करना मुश्किल है, इसको इसीलिए डिफिकल्ट एरर कहते हैं, क्योंकि आपने खुद से तलाश करना है। कंप्यूटर इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपने खुद से सारा कोड रीड करना है, गो थ्रू करना है सारे का सारा कोड। तो दैट्स वाई लॉजिकल एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट एरर। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन। ये सवाल आपका डेटाबेस का है, यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, चले हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या है कि कंप्यूटर में बेटा देखिए हमारे 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जिसको हम कह सकते हैं, और एक पोर्शन आ जाता है उसी प्रोग्रामिंग का डाटा कहीं ना कहीं सेव करना है। दैट्स व्हाई वी नीड अ डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक हो गया। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सवाल इस एरिया का नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि आप एक टेबल बनाया, आपने एक डाटाबेस का एक पोर्शन बनाया जिसमें आप अपना डाटा सेव करना चाह रहे हैं। उस बनाए हुए टेबल को रिलायबल और अंडरस्टैंडेबल और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज अ नॉर्मलाइजेशन।
कि आप उस टेबल को देखें तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये नॉर्मलाइज किया हुआ है। अगर नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ तो वो सेक्शन चेंज है। बाकी बेटा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं सवाल, जितने इस सवाल डिस्कस किए इस लेक्चर के अंदर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।